जब आपको NaCl को वाटर में डिज़ोल्व करना है तो क्या करना है आपको? NaCl को डिज़ोल्व करने के लिए क्या NaCl और Na प्लस और Cl नेगेटिव को तोड़ के अलग अलग दूर दूर करना। ये देखो अलग अलग करना है नहीं, तो इसको तोड़ने के लिए, दूर करने के लिए क्या आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो देने पड़े वाला जो मटेरियल हो, जो भी देने वाला सामान हो, कम से कम हो या ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो लेटिस एंथैल्पी जितनी कम होगी, यानी इन्हें दूर करना जितना आसान होगा, इन्हें दूर करने में जितनी कम एनर्जी देनी पड़ेगी उतनी आसानी से दूर हो जाएंगे, और उतनी आसानी से दूर हो जाएंगे यानी उतनी आसानी से सॉल्युबल हो जाएंगे। ठीक है। अब स्वर्ण जी कह रहे थे सर इलेक्ट्रोवैलेंसी बता दीजिए। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी तो बहुत ही सिंपल बात है सर, किसी भी आयनिक बॉन्ड को बनाने के लिए एक ने इलेक्ट्रॉन्स दिए और एक ने इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा मुझे लगा आपकी आवाज़ है, किसने? अनन्या मोहन जी ने पूछा था। अनन्या मोहन जी, किसी भी आयनिक बॉन्ड को बनाने के लिए एक बंदे को इलेक्ट्रॉन देने होते हैं और दूसरे बंदे को इलेक्ट्रॉन लेने होते हैं। तो कोई बंदा कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो उस बंदे की इलेक्ट्रोवैलेंसी, या कोई बंदा कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो वो भी उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी। जैसे NaCl में Na ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, NaCl बनने के लिए, बोलो अनन्या मोहन जी, Na ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए? एक, तो एक इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी। Cl ने कितने लिए? तो एक ही Cl की इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब MgCl2 बनने के लिए Mg ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे? तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 2, और Cl ने कितने लिए होंगे? एक ही तो लिया होगा, एक Cl ने। तो Cl की इलेक्ट्रोवैलेंसी तो बनी होगी, इसलिए तो एग्जांपल पकड़ा मैंने, मुझे पता आप Cl2 पे 2 बोल सकते हो। हो गया क्लियर? और कोई कहो, बोलो मैम। हाँ होती है, CuCl सुना और CuCl2 भी शायद सुना हो, FeO भी सुना और शायद Fe2O3 भी शायद सुना हो। तो यहाँ Fe कितनी है? +2। यहाँ कितनी है? Fe की +3। यहाँ कॉपर की कितनी है? +1। यहाँ कॉपर की कितनी है? +2। तो ये क्या है? कॉपर इज शोइंग वेरिएबल वैलेंसी, आयरन इज शोइंग वेरिएबल वैलेंसी, वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी। ठीक है जी। हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड हाईएस्ट आयोनिक रेडियस। इन सब में ये दिया है क्या? तो देखो ये कंसेप्ट जो उसने ना, ये इसलिए आपका थोड़ा सा अटक गया क्योंकि जब हम S ब्लॉक चैप्टर पढ़ते हैं ना क्लास 11th का, तब आएगा ये बात। तो मैं फिर भी समझा देता हूँ, जब आपने क्वेश्चन उठाया तो लिथियम Li+ बने आयन के नाम पे, और रुबिडियम Rb+ बने। तो क्या हो गया मैडम? Aw मैडम कौन है ये? तो इन बताओ सबसे छोटा साइज़ किसका होगा इनमें? सबसे बड़ा बताओ जल्दी। रुबिडियम का। और अगर मैं Cesium+ बनाता तो Cesium+ का उससे भी बड़ा होता है नहीं? तो आपने लोएस्ट आयनिक रेडियस पूछा था मैडम, हाईएस्ट पूछा था, फिर से बोलना मैं लिख लूँ। हाईएस्ट तो Cesium का हुआ, फिर आपने ये आंसर क्यों नहीं दिया? तो उसने हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी भी पूछी, तो लिथियम+ सबसे छोटा होगा, और लिथियम+ सबसे छोटा होगा तो पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी, मेरी लैंग्वेज पे ध्यान देना, पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी किस में सबसे ज़्यादा होगी? एक दिन मैंने समझाया था आपको इस बात को। क्या कह के समझाया था कि एक तो कंचा ले लीजिए मार्बल, और एक फुटबॉल ले लीजिए, और बाज़ार में आज ही एशियन पेंट्स वाले ने 10 तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 ग्राम की पेंट की डिब्बी तो समझते हो ना, लॉन्च किया। तो मैंने 2 ग्राम की पेंट की 2 डिब्बी खरीदी, एक पूरी की पूरी मैं इस पे कोट करने वाला हूँ और एक पूरी की पूरी मैं इस पे कोट करने वाला हूँ। इसे और आसान कर लूँ मैं, 1 ग्राम की। तो बताओ किस पे पेंट ज़्यादा इंटेंसली कोट होगा, फुटबॉल पे या मार्बल पे? मार्बल पे तो कई सारी लेयर्स चढ़ जाएंगी पेंट की, तो इंटेंस कहाँ हो गया पेंट इस पे? तो ये जो 1 ग्राम है ना, ये 1 ग्राम है, ये +1 चार्ज है, तो +1 चार्ज लिथियम के ऊपर और +1 चार्ज ही रुबिडियम के ऊपर, किस पे ज़्यादा इंटेंस होगा?
और जब इस पर प्लस चार्ज ज़्यादा होगा तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा। क्या कल वाला किस्सा याद करो, हाइड्रेशन वाला। तो ये ज़्यादा हैवीली हाइड्रेटेड होगा कौन? तो जितना छोटा आयन होगा और उस पर जितना ज़्यादा चार्ज होगा उसका हाइड्रेशन उतना ज़्यादा होगा। तो हाईएस्ट हाइड्रेशन जा रहा है किसके फेवर में? और हाईएस्ट आयनिक रेडियस जा रहा है किसके फेवर में? सीजियम के। तो मैंने कंप्रोमाइज़ क्या किया? Na का तो हाईएस्ट है नहीं, रुबिडियम काफ़ी बड़ा हो जाता है क्या भाई? ऐसे तो फिर मुझे क्या करना पड़ा? बेस्ट सुटेबल पॉसिबिलिटी यही बनेगी ना, समझे? पिन ड्रॉप साइलेंस आ गई सर। नहीं आया तो बोलो नहीं आया। आयनिक रेडियस सबसे ज़्यादा किसका होना था? सीजियम का, लेकिन उन्होंने मेरे से पेयर मांग लिया, तो अब इस पेयर में मैं कंप्रोमाइज़ कहाँ करूँ भाई? या तो साइज़ वाले पे कंप्रोमाइज़ करता तो सीजियम वाले का हाईएस्ट आयनिक साइज़ होता, लेकिन इसकी हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी तो नहीं होगी। रुबिडियम और सीजियम दोनों पीरियोडिक टेबल में काफ़ी नीचे हुए हैं, तो इनके साइज़ में नो डाउट डिफरेंस होगा, लेकिन लिथियम और सोडियम की आयनेशन हाइड्रेशन एंथैल्पी में तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता। तो मुझे कंप्रोमाइज़ करना पड़ा किस पे? और ये एक आगे की बात भी बोलूँ कि जितना आप देखो, अगर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ा हुआ है तो ये अगर न्यूक्लियस है, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, ये चौथा शेल, ये पांचवा शेल, क्या होता है? जैसे जैसे दूर जाते हो शेल से गैप। तो इसलिए जब आप सीजियम से फ्रेंशियम आए होंगे तो नो डाउट शेल बढ़ा होगा, लेकिन शेल बढ़ने से साइज़ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा होगा, समझ गए? बढ़ा होगा, लेकिन रुबिडियम से सीजियम आना था मुझे, रुबिडियम से सीजियम आए होंगे तो साइज़ बढ़ा तो होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा होगा, क्योंकि आप न्यूक्लियस से काफ़ी दूर जा चुके, और दूर जाने पे शेल बढ़ता तो है, साइज़ बढ़ता तो है, लेकिन मामूली सा बढ़ता। हो गया? और बताओ जल्दी से, कोई है तो? नहीं तो हम आगे बढ़े। कोई नहीं है प्रॉब्लम वाला? हाँ जी बोलिए। किसकी? जी कुछ नहीं मैडम, ये तो एनोमलीज वाली बात है। क्रिप्टन के कॉन्फ़िगरेशन से पहले बीच में डी ऑर्बिटल्स आ गए होंगे। देखो आर्गन से क्रिप्टन, क्रिप्टन से पहले कॉन्फ़िगरेशन में डी पूरा भर गया होगा 3D, तभी तो आर्गन पोटेशियम पे क्रिप्टन पे पहुंचे होंगे। क्रिप्टन का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो उसमें 3D10 जरूर आएगा। और डी की शील्डिंग पुअर होती है, तो इनके साइज़ में फ़र्क तो आया होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क। तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पढ़ाया ही ना। एल्युमिनियम और गैलियम का साइज़ नियरली सेम नहीं हुआ था? क्वेश्चन किया था एक्सरसाइज का, क्योंकि इससे पहले कौन आ गए थे? डी ब्लॉक नहीं, इससे पहले कौन आ गए थे? डी ऑर्बिटल्स फुल्ली फिल्ड हो गए थे, जिनकी शील्डिंग पुअर थी, इसलिए इनका साइज़ ऑलमोस्ट सेम हो गया था। एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी था तो एनसीईआरटी के, साइज़ सेम होने की वजह से इनकी आयनेशन एंथैल्पी में गैलियम की आयनेशन एंथैल्पी एल्युमिनियम से थोड़ी सी कम होनी थी, लेकिन हल्की सी ज़्यादा ही हो गई थी, याद हो? दिखाऊं क्वेश्चन? तो इसलिए इनका साइज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया होगा पुअर शील्डिंग ऑफ डी की वजह से, इसलिए आयनेशन एंथैल्पी इनकी ऑलमोस्ट। बोलो उन्नति जी, आया या नहीं? दुख के साथ सा लग रहा है। दुख तो हो गई मैडम, देखो जब पढ़ेंगे बड़ी बड़ी बातें तो। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसे कहते हैं? क्या हमें NaCl को लिक्विड में डिजॉल्व करने के लिए Na प्लस और Cl नेगेटिव के बीच की आयनिक बॉन्डिंग को ब्रेक करना? और वाटर के मॉलिक्यूल्स इस तरह से गए कि Na प्लस की तरफ उन्होंने अपना वो कर दिया और कहने लगे हमारे पास को आ जा। बुला रहे हैं क्या इसको? और ये HCl की तरफ जाके कहना है कि हमारे पास को आ जा, और Na प्लस भी इसके बहकावे में आ गया, Cl नेगेटिव इसके बहकावे में आ गया, और उन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्डिंग तोड़ दी और वो डिजॉल्व हो गए, सॉल्वेट हो गए या कहीं हाइड्रेट हो गए। तो क्या ये वाटर का दम नहीं है कि वो इतनी बुरी तरह से अट्रैक्ट कर रहा कि अपनी आयनिक बॉन्डिंग भी तोड़ दी? तो इस वाटर की इस प्रॉपर्टी को उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। क्या वाटर, जितने भी लिक्विड्स हैं, वाटर हैज़ हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दैट इज 80। कितना है उसका?
बाकी आपने नाम सुना मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, बेंजीन, टोलुइन, ईथर, ये सब भी लिक्विड्स हैं, ये भी सॉल्वेंट का काम करते हैं, लेकिन इनका डायरेक्टली कांस्टेंट सबका 80 से कम है। तो इस लाइन का क्या मतलब होता है? डेट इज इट रिड्यूसेस, क्या रिड्यूसेस? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू 1/80। Na और Cl के बीच में जो अट्रैक्शन थी ना, उसे कितना कर दिया? जितनी भी थी उसका, मान लो कोई और सॉल्वेंट है, कोई और लिक्विड है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 40 है, तो वो क्या करेगा इसकी अट्रैक्टिव फोर्स को? तो कौन ज़्यादा बढ़िया बोलेगा, जिसने इसकी फोर्स को 1/80 तक रिड्यूस कर दिया होगा, जिसने इसकी फोर्स को 1/40 तक रिड्यूस कर दिया होगा? तो बात समझ आ गई? ये एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन है। इस D2O नाम सुना है? D2O क्या कहते हैं इसे? क्यों? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? 20। सब जानते हैं सर, ड्यूटेरियम वाटर का आइसोटोप है, उसका हाइड्रोजन का आइसोटोप है, उसका एटॉमिक मास 2 है, तो 2D का 4 और ऑक्सीजन का 16, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 20 U, और इसका मॉलिक्यूलर वेट तो थक गए पढ़ पढ़ के 18 U, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, तो इसलिए इसका नाम इन्होंने क्या रख दिया? तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, D2O का 78.6 है और वाटर का 80 है, किसका ज़्यादा है? तो अब बताओ NaCl ज़्यादा किस में घुलेगा? वाटर में ज़्यादा घुलेगा और हैवी वाटर में कम घुलेगा। समझ आ गया क्या? देविका भाटिया जी बोलिए, आया कि नहीं? बोलिए मैडम। कौन बोल रहा है? चंदनप्रीत जी। चंदनप्रीत कौर। अब क्या बढ़ाने वाला है नेक्स्ट? लुइस लैंगमिर बंदों के नाम है जिन्होंने उसके बारे में गाना गाया बजाया, तो कह दिया लुइस लैंगमिर कॉन्सेप्ट। चंदनप्रीत जी बोलिए, कहाँ डिस्कनेक्ट हुई थी आप? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के शुरू में या हैवी वाटर के पॉइंट पे? देखिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी भी लिक्विड की वो प्रॉपर्टी होती है जिस वजह से वो आयनिक कंपाउंड के अंदर आयंस के बीच की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कम कर देता है। तो वाटर Na+ को अपनी तरफ खींच रहा है और वाटर ही Cl- को भी अपनी तरफ खींच रहा है, जिससे इनके बीच की बॉन्डिंग टूट जाए और Na+ भी पानी में घुल जाए और Cl- भी पानी में घुल जाए। तो यहाँ अगर मैं वाटर की जगह कोई और लिक्विड रख दूँ, जैसे बेंजीन, नाम सुना है बेंजीन? तो बेंजीन Na+ को अपनी तरफ कम खींचता है एज़ कम्पेयर टू वाटर के। ऐसी बेंजीन Cl- को भी अपनी तरफ कम खींचता है एज़ कम्पेयर टू वाटर के। तो NaCl किस में बढ़िया से घुलेगा, वाटर में या बेंजीन में? चंदनप्रीत जी, आपकी आवाज़ चाहिए बढ़िया वाली, मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ। ये खिटपिट बंद कर दो सर, कौन चला रहा है ये? चंदनप्रीत जी फिर चली गई क्या? चलो बेटा, अभी पहले पढ़ लो, एंड में यार को याद दिलाना, जब बैच खत्म हो जाए ना, सब लोग चले जाएंगे, आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है? कोवेलेंट बॉन्ड लैंगमिर कॉन्सेप्ट क्या है? तो लैंगमिर साहब ने क्या कहा मेन, तो आपको पता है कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है? जल्दी जल्दी बोलो। बॉन्ड formed by mutual sharing of electrons between bonded atoms। किस लिए करते हैं वो ऐसा?
in order to complete their ज़्यादातर तो ऑक्टेट्स या ड्यूप्लेट तो वो 2-4 शुरू के किससे उनकी वजह से लिखना पड़ता है या नहीं। अब ये आपके लिए एक बढ़िया लाइन हो सकती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स contributed by an atom is called its पीछे जैसे अभी इलेक्ट्रोवैलेंसी बढ़ गया है ना, ऐसे ही तो बना था एच में कोवेलेंट बॉन्ड, ऐसे ही तो बना था HCl में कोवेलेंट बॉन्ड। तो बताओ इस H ने कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करे इस बॉन्ड के बनने में? 1। तो H की कोवेलेंसी कितनी? Cl की भी कितनी? 1। और ऑक्सीजन ने कितने करे? तो ऑक्सीजन की कितनी? मीथेन में कार्बन ने कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट किए? तो ये नहीं है कि बॉन्ड में देखना टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट किए कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाने में। 4 तो कोवेलेंसी ऑफ कार्बन इज, बहुत मुश्किल था। और N और N में तो N की कोवेलेंसी 3। खेल खेल में मैंने आपको एक चीज़ और सिखा दी, क्या? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्या और ये क्या? और अगर दो एटम्स के बीच में 4 पेयर शेयर हो रहे हो तो क्वाड्रपल कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसा होता ही नहीं कभी, बिल्कुल सही बोला मैडम ने, क्यों नहीं होता? वो रिपेल कर जाते हैं। और कुछ किसी ने और सोचो? अच्छा, ये मेटलॉइड का फंडा जो है तो बुद्धू बनाने का है सब। चलिए अभी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, तब सब आ जाएगा क्यों। अब यहाँ पर मैं आपको 2-3 टर्म्स और क्या देना चाह रहा हूँ। बॉन्डेड पेयर, लोन पेयर। लोन पेयर का ही नाम, लोन की स्पेलिंग देख लेना क्योंकि मेरे को इसी साल एक्सपीरियंस हुआ है, कॉपियाँ चेक हो रही थी कहीं पर, वहाँ पे लोन पेयर की स्पेलिंग 11वीं के स्टूडेंट्स, पता नहीं याद नहीं मेरे 11वीं के थे या 12th के थे। बताओ देखो, लोन पेयर, कर्जा पेयर, नॉन बॉन्डेड पेयर या फिर अनशेयर्ड पेयर। समझ आया? समझाया तो सर आपने, कुछ है नहीं समझ कहाँ से आएगा? कुछ कॉमन सेंस से काम कर गया हो, फोटो बनी हुई है ऊपर इसलिए मैं कह रहा हूँ। ये क्या है? ये क्या है? नहीं बॉन्ड तो है ही, यहाँ से इससे रिलेट करो ना। ये क्या है? शेयर्ड पेयर या बॉन्डेड पेयर? ये क्या है? बॉन्डेड पेयर या शेयर्ड पेयर? ये कौन है? लोन पेयर, नॉन बॉन्डेड। क्या ये पेयर्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है या क्या ये शेयरिंग में पेयर इन्वॉल्व है? नहीं। आ गया समझ? तो नियरेस्ट के मैं फ़ोटो खींचूँ तो ये कौन? 3 बॉन्डेड पेयर्स क्या या 3 शेयर्ड पेयर्स क्या? और ये एक 1 पेयर ऑफ लोन पेयर, नहीं बस 1 लोन पेयर मैडम, ठीक है ना? 1 पेयर ऑफ लोन पेयर थोड़ा एब्सर्ड नहीं लग रहा? तो दिस इज़ 1 लोन पेयर या 1 नॉन बॉन्डेड पेयर या 1 अनशेयर्ड पेयर।
और यही बात इसके लिए भी है, दोनों एक ही तो बात है। तो ये बहुत मामूली सी बात है, लेकिन हम उड़ते रहते हैं। और ये बहुत बहादुरी वाली बात तो बता दी, लोन पेयर की स्पेलिंग पूरा साल 2 साल 11 12 क्या लिखे जा रहे हैं, LON लोन। कर लेंगे क्या? यहाँ तक तो कुछ मुश्किल नहीं है, या है? बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो मुश्किलें शुरू हो गई। बुक वाले तो बहुत एंड में जाके पढ़ाते हैं इस टॉपिक को, मैं आपको यहीं पढ़ा के कुछ बढ़िया सा लिंक बनाया करता हूँ, देखना। और हिंदी में कहानी आ रही है जल्दी, उस कहानी से सब कुछ याद हो जाएगा। कोऑर्डिनेट, दूसरा वर्ड क्या बोला? डेटिव, तीसरा चौथा थोड़े से नाम है ना, कोआयोनिक बॉन्ड, थोड़े से नाम है ना, एक ही चीज़ के 4 नाम है। ठीक, अब 2 एग्जाम्पल करा रहा हूँ और फिर कहानी सुनाऊंगा फिर। और ये 2 एग्जाम्पल में जो सेकंड एग्जाम्पल कराऊंगा, ये हमारे बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन रहा, 12th क्लास के बोर्ड का। 11th का मुद्दा 12th में पूछते रहते हैं कभी भी अचानक से। हमने ओजोन नाम तो सबने सुना होगा, फॉर्मूला भी शायद सुनाओ। अब देखो मेरे को भारी दिमाग पे स्ट्रेस क्या आया, ये O होता, ये भी O होता, दोनों के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, बोलो, दोनों के पास कितने कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इतने होते हैं क्या? क्या ये मैंने 2 लुईस सिंबल्स बनाए? अब जब दोनों के ऑक्टेट पूरा करने की बारी आई, ये इसके साथ शेयर हो गया और ये इसके साथ शेयर हो गया, इसके भी कितने हो गए और इसके भी कितने हो गए? समझ आ गया ना? अब बताओ किसी ने अब तक सोचने का कष्ट करा क्या कि ओजोन कैसे बना देता होगा ऊपर वाला? दोनों ऑक्सीजन के ऑक्टेट पूरे हो चुके, दोनों मोक्ष प्राप्त कर चुके, अब दोनों में से कोई और बॉन्ड बनाने में इंटरेस्टेड। फिर O3 कैसे बनाया? O3 के लिए तो इनके साथ एक O को और चिपकाना पड़ेगा। तो कैसे चिपकाऊं, कहाँ से चिपकाऊं? तो परकिंस साहब ने एक हैक मतलब जुगाड़, हैक का एक मतलब जुगाड़ भी है। फरमाओ सम्यक जी। सर दोबारा तो मैंने अभी कुछ करा ही नहीं, मैं तो खुद ही सारी बात दोबारा सुनाने वाला हूँ। आप सुनो तो सही ध्यान से, मैंने आपकी बात सुन ली। तो ऑक्सीजन में इस O ने भी डबल बॉन्ड बना लिया, इस O ने भी डबल बॉन्ड बना लिया, दोनों के ऑक्टेट पूरे हो गए, दोनों को और किसी से जुड़ाने की जरूरत नहीं है, दोनों को मोक्ष प्राप्त हो गया। लेकिन हमने तो सुना O3 नाम का, ओजोन नाम का मॉलिक्यूल दुनिया में है और हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेज सन के आने से रुकता है। तो परकिंस नाम के एक बंदे ने एक हैक करा, एक जुगाड़ बिठाया। जुगाड़ क्या बिठाया? उसने कहा इससे के पास एक O ला के बिठाओ, भिखारी टाइप का। भिखारी टाइप का समझेगा क्यों? क्योंकि उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उसका ऑक्टेट पूरा नहीं होगा। वो कहेगा मेरे 8 कर दो, मेरे 8 कर दो। ये क्या कहे, मेरा ऑक्टेट तो पूरा हो गया, मैं क्यों तेरे से बात करूँ? ये वाला O इधर से आए तो ये भी कहे मेरे तो 8 हो गए, मैं तेरे से क्यों बात करूँ? तो ये जो ओजोन बनाने का काम है ना, ये सतयुग में हो गया था, कलयुग में तो हो ही ना पाता। समझ आ गया क्या हुआ? ये ले, तेरे भी 8 हो गए, मेरे तो 8 पहले भी थे अब भी हैं, और ये वाला वो भी क्या कह रहा, मेरे 8 पहले भी थे अब भी हैं। तो आप इस O के बारे में क्या राय रखोगे?
क्या ये इस पेयर को शेयर कर रहा है, इस वाले पेयर को, ये वाला हो, ये दोनों के बीच में नहीं आ रहा, शेयर नहीं कर रहा। जब इसका ऑक्टेट भी गिन रहा है और ये अपने में भी गिनवा रहा है तो शेयरिंग नहीं हो रही। भाई ये एक पेन है, इस पेन से राम भी और घनश्याम भी दोनों लिखा करते हैं, तभी तो कहोगे शेयरिंग हो रही है पेन की। तो ये वाला जो पेयर है, ये वाला जो पेयर है, ये वाला जो पेयर है जिसे चमका दिया मैंने, ये इसके साथ भी काउंट कर रहा है और इसके साथ भी काउंट हो रहा है नहीं, इसका 8 पूरा करने में भी रोल प्ले कर रहा है और इसका भी, तो ये शेयर्ड हो रहा है नहीं। लेकिन 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 ये सिर्फ डोनर और ये एक्सेप्टर, लेकिन डोनर एक्सेप्टर तो आयनिक बॉन्ड में भी वर्ड होता था, लेकिन वहां जो डोनर होता था वो अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को देके बस भूल जाता था, उस बेचारे पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता था, वो अपने साथ नहीं काउंट कराता था। ये वो क्या कर रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे साथ भी काउंट होंगे, और फर्क समझ गए ना। NaCl में Na का एक इलेक्ट्रॉन बस इधर आ गया, जिससे Na पर क्या बन गया प्लस, और Cl पे क्या बन गया, तो ये इसको देके भूल गया ना, ये अपने साथ भी काउंट करा रहा है इस इलेक्ट्रॉन को जो Na ने दिया, क्रॉस वाला, और यहाँ ये दोनों अपने साथ भी काउंट करा रहा है और इसके साथ भी। तो ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, किसी ज़माने में एरो से डिनोट करते थे, एरो पॉइंटिंग फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर। तो अभी जुगाड़ ही तो है कि भाई ऐसे कैसे कलयुग में कोई कर लेगा क्या। अब देखो जल्दी से, टीचर ने बोला था वो कहानी रिपीट करना है, एक बार और होगी इसी चैप्टर में। ये पेन 2 रुपये का है और सबको इसे कल लेके आना है क्लास में। राम और श्याम दोनों घर से चले, रास्ते में मिले, शक्ल देख के एक दूसरे के याद आया था, कहानी याद आ रही हो, खाओ पेन, तू ले आया, तू ले आया, नहीं, दोनों बोले नहीं लाए नहीं लाए। जेब में हाथ डाला, इसकी जेब में भी 1 रुपया और इसकी जेब में भी 1 रुपया, याद आ रहा है किस्सा। तो दोनों ने 1-1 रुपया मिलाया, 2 रुपये हुए, पेन खरीदा, क्या हो गई शेयरिंग। कौन सा बॉन्ड, दोनों लिखते होंगे उस पेन से एक साथ या बस बराबर बराबर टाइम। भाई हाफ आर ये यूज़ करता होगा तो हाफ आर ये यूज़ करता होगा, शेयरिंग है ना, दोनों ने 1-1 रुपया बराबर मिलाया। एक किस्सा, दूसरा किस्सा, राम श्याम तो हो गए, अब क्या करें, कर्ण एंड अर्जुन, शक्लें देखी, पैसे पैसे, पेन पेन, नहीं नहीं, 3 रुपया 1 रुपया। ये चाहे तो 2 रुपये का पेन लेता, 1 रुपये की टॉफ़ी खरीदता और स्कूल जाता, मजे करता हुआ, और ये रोता रहता मेरा पेन तो हो नहीं पाएगा, चलो टॉफ़ी खा लूँ। लेकिन इसको दान देने का शौक था, दान देते हुए फ़ोटो खिंचवाने का शौक था, मेटल, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। इसको भीख लेने का शौक था बेचारे को, नॉन मेटल। इसने से 1 रुपया दे दिया। के पास 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, प्लस चार्ज आ गया, ए के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, माइनस चार्ज आ गया। अब जब कभी के को ए दिखे तो के क्या चाहे, ए मुझे नमस्ते करे, और ए को जब के दिखे तो ए को सलूट मारे। दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो गई, अट्रैक्शन हो गई, कौन सी, कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ रुपी। ये इसे देके भूल गया, बस नमस्ते की उम्मीद कर रहा, बाकी कुछ नहीं। तीसरा किस्सा जो सतयुग में हुआ करता था, सतयुग के 2 प्राणियों का नाम लो जल्दी, बोल दो। हाँ जी, चलो जी, भरत एंड शत्रुघ्न। अब भरत एंड शत्रुघ्न में भरत के पास 2 रुपये थे, शत्रुघ्न के पास 0 रुपये थे। दोनों मिले रास्ते में स्कूल जाते हुए, पेन पेन देख दूसरे की शक्ल याद देखे, नहीं मैं तो नहीं लाया, मैं भी नहीं लाया, अच्छा चलो जेब में हाथ डाला, इसकी जेब में 2 रुपये, इसकी जेब में 0 रुपये। भरत साहब अपना पेन लेते, जाते काम करते, शत्रुघ्न साहब शक्ल देखते। लेकिन भरत और शत्रुघ्न ने पेन खरीदा और पेन दोनों यूज़ कर रहे हैं बराबर टाइम, तो सत्य हो गया। पेन खरीदूंगा मैं, लेकिन लिखूंगा मैं भी, लिखना तू भी। जितनी देर मैं लिखूंगा उतनी देर तू लिखना। टीचर मुझसे पूछेगी पेन लाया, मैं कहूँगा हाँ लाया। तुझसे पूछेगी पेन लाया तो कहना हाँ मैं लाया। जुगाड़ नहीं से सतयुग कहते हैं। जुगाड़ तो ऊपर वाले में सारे, सचमुच में अगर जुगाड़ की भाषा करें, जुगाड़ ही नहीं है कि चल 1 रुपया मिला लेते हैं, चल तुझे 1 रुपया दे देता हूँ।
पेन खरीदने के लिए जुगाड़ी तो करें सबने, चाहे वो ट्रांसपेरेंस से, चाहे वो शेयरिंग से, चाहे कैसे भी। आ गया, ज़्यादा अच्छा आ गया ना। अब बता समझ गया ओजोन कैसे बना। अब ये सतयुग में बनी थी, उसके बाद बननी बंद हो गई होगी, इसलिए ओजोन लेयर डिप्लीट होती जा रही थी। आजकल तो ऐसे लोग होते नहीं है, क्योंकि ये मैं मजाक कर रहा हूँ, कभी से भी लाइन को जोड़ लो। अब 12th के पेपर में क्या क्वेश्चन अक्सर आया करता, 12th वाले कहते हैं NH3 एंड BF3, ये एंड है मेरा सुंदर सा, रिएक्ट रेडिली, वाई। हमें क्या पता, हमें तो भी नहीं पता रिएक्ट करता है, पेपर में क्वेश्चन आ गया तो जवाब सुनना। इतनी समझ आ गई होगी। ये क्या, इसको लुईस स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल कहते हैं, क्या कुछ सुना हो, याद हो 10th। और बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 बॉन्ड्स ने F से बना लिए, BF3 का मॉलिक्यूल बन गया। N का ऑक्टेट पूरा हो गया क्या, देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया है नहीं। और बोरॉन का कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 6। तो अब NH3 का ऑक्टेट तो पूरा है, इसके बाद देने के लिए इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, क्योंकि दे दिए तो इसका ऑक्टेट पूरा नहीं रहेगा। तो अब NH3 का Kn का साधुत्व, जेंटलनेस, नोबिलिटी जागी, और NH3 का N बोला BF3 के B से, कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, मेरे इलेक्ट्रॉन पेयर को तू अपने ही समझ, लेकिन मेरे भी समझते रहना, कभी अपनी ही समझ ले। क्या बन गया सचमुच में ये, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या सेमीपोलर बॉन्ड या कोआयनिक बॉन्ड, जो भी चाहे हो, डेटिव बॉन्ड। तो NH3 BF3 रेडियली क्यों रिएक्ट कर जाते हैं, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आ गया क्या, जल्दी बोलो। सल्फर डाइऑक्साइड नाम सुना है, अमोनियम आयन नाम सुना है, HNO3 नाम सुना है, H2SO4 नाम सुना है। इन सब के लुईस स्ट्रक्चर बना के देखने कल, मुझे याद नहीं रहेंगे, आप याद दिलाएंगे। ट्राई कर लोगे ऐसे, सांस क्यों रुक जाता है भाई तुम्हारा, जैसे मैं तुम्हें कुछ काम कह दूं। लो जी सम्यक जी बोलो, कहाँ का करूं, ये राम श्याम घनश्याम देखने या NH3 वाला देखना। बड़े अब लुईस स्ट्रक्चर साइड बुक कोई भी खोल लेंगे, और उसमें बड़े बड़े टेबल्स बने होंगे कोवेलेंट बॉन्ड हेडिंग में, लुईस स्ट्रक्चर्स के, खूब सारे कंपाउंड्स के लुईस स्ट्रक्चर्स बना के दिखा रखे होंगे। तो लुईस स्ट्रक्चर मैंने अभी बनाना सिखाया आपको, सिखाया तो है नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। ये लुईस स्ट्रक्चर ही तो था H2 का, जब डॉट्स दिखा के, ये वाला Cl2 का लुईस स्ट्रक्चर, ये वाला लुईस स्ट्रक्चर में बॉन्ड नहीं दिखाते, क्या दिखाते हैं, बस डॉट्स। और अपने मन की तसल्ली के लिए क्या करते हैं, इन डॉट्स में ये गोला और बना के दिखा देते हैं, जिससे हमें लग जाए कि अच्छा ये इस O के 8 पूरे हो गए, और ये गोला क्या बता रहा, इसके भी 8 पूरे हो गए। तो ये लुईस स्ट्रक्चर ऑफ O2 है, लुईस स्ट्रक्चर ऑफ N2 है। तो इस इनके लुईस स्ट्रक्चर आपने बना के देखने कि मैंने NH3 का बना के दिखाया और एक आपको BF3 का दिखाया। BF3 एक्सेप्शन था, उसमें ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा था, तभी तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया उसने। तो एक ये नई चीज़ पढ़ा रहा हूँ, ये अनऑफिशियल है, एक वर्ड बॉन्डिंग स्टाइल, ठीक है। इसकी हेल्प से आपको लुईस स्ट्रक्चर बनाने में बड़ी हेल्प मिलेगी। क्या, अगर आपके पास कोई भी एक्स है, एक्स मतलब हमारे यहाँ इन जनरल होता है जैसे कि ClBr फ्लोरीन, तो Cl ऐसा होता है क्या, ये वाला डॉट किसी के साथ बॉन्ड बनाया करता होगा,
इन ऑर्डर टू कंप्लीट, मान लो मैं यहाँ रख दूँ तो एच का डॉट है, अगर यहाँ रख दूँ, यहाँ भी सी एल रख दूँ तो सी एल का डॉट है। तो मैं ये याद रख सकता हूँ क्या कि सी एल के पास 3 एल पी और 1 बी पी होता है जब वो बॉन्ड बना चुका होता, 3 लोन पेयर और 1 ऑक्सीजन के पास बताओ 2 लोन पेयर और 1 बॉन्डेड पेयर। सी के पास, सी 10th क्लास याद करो कितने बॉन्ड बनाता है हमेशा, चाहे तो वो डबल बॉन्ड बनाए तो भी 4 ही बनाता है और चाहे वो ट्रिपल बनाए तो भी। तो ये चारों कौन है, ये चारों कौन है? एच का क्या हाल है? ये है तो एक बॉन्डेड पेयर। जब ये मैडम जब ये बॉन्ड बना चुका, उस ओ के पास भी कब कह रहे हैं जब ये किसी के साथ बॉन्ड बना चुका, ये सी के पास भी कब कह रहे हैं जब ये किसी के साथ बॉन्ड बना चुका। ये हम एटम का नहीं बोल रहे, हम किसी मॉलिक्यूल के अंदर का सीएल का नेचर बोल रहे हैं कि किसी मॉलिक्यूल में अगर सीएल आएगा तो उसके पास 3 लोन पेयर होंगे और 1। ऐसी ऑक्सीजन जब किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड बना चुका होगा तो उसके पास 2 लोन पेयर होंगे और 1। किस में सर? ऑक्सीजन में मैं गलत लिख गया हूँ, आप सही कह रहे हो, 2 बॉन्डेड पेयर, ठीक। हाइड्रोजन का जब हाइड्रोजन बॉन्ड बना चुका होगा 0 लोन पेयर और 1 बॉन्डेड पेयर। लोन पेयर तो एक भी नहीं होगा। नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड बनाने होते हैं तो 1 सांस काफ़ी भारी भारी सी हो गई ना? नहीं हुई तो कर देते हैं, नहीं हुई तो ओ नेगेटिव आयन नाम सुना? ओ पॉजिटिव आयन नाम सुना? भाई ओ पे एक इलेक्ट्रॉन कहीं से आ गया होगा, तो ओ के पास खुद के कितने होते हैं? बोल दो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओ के पास खुद के कितने होते हैं? 6, पता नहीं क्या। तो 6 ये रे, और एक नेगेटिव का 7 हो जाएंगे नेगेटिव की वजह से। अब 7 हो गए तो 8 होने के चक्कर में क्या करेगा? एक ही तो बॉन्ड बनाएगा किसी के साथ, किसी दूसरे के साथ, किसी दूसरे के साथ एक, और ये ब्लैक दूसरे वाले का बनाते इसके 8 हो जाएंगे या नहीं? तो अब इसके पास 3 लोन पेयर, किसके पास, किसके पास? ओ के पास 2 लोन पेयर 2 बॉन्डेड पेयर, ओ नेगेटिव के पास 3 लोन पेयर और 1। अब ओ प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? ऑक्सीजन के पास खुद के कितने हुआ करते हैं? 6, खुद के 6 होते हैं। अब प्लस होने की वजह से 5 रह जाएंगे। अब इसको 5 से क्या होना है? 3। 5 से 8 होना है, 8 होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स, और जब 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा तो ये वाला भी किसी के साथ बॉन्ड बना लिया, ये वाला भी किसी दूसरे के साथ बॉन्ड बना लिया, और ये वाला भी किसी दूसरे के साथ बॉन्ड बना लिया। कितने हो जाएंगे? 6, 8 टोटल। तो क्या करना पड़ा इस बार? 1 तो और 3, समझ आ गया? एक वर्ड सेंट्रल एटम। तो किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम सबसे कम बार हो वो क्या? H Cl usually not या आर नॉट सेंट्रल एटम्स। H तो कभी होता ही नहीं सेंट्रल एटम। क्यों बताओ जल्दी, इंग्लिश लगाओ। जो चीज़ एक ही बॉन्ड बनाएगी तो वो बीच में क्या करेगी बेचारी आगे? और X जो होते हैं हेलोजेंस जैसे Cl यूजुअली नॉट सेंट्रल एटम। क्यों? क्योंकि ये भी कितने बॉन्ड बनाते हैं? एक ही तो बॉन्ड बनाते हैं या नहीं? समझ नहीं आ रहा। मैं आपसे पूछूं, बताओ H2O में सेंट्रल एटम कौन? ओ। अब बताओ HNO3 में सेंट्रल एटम कौन? सबसे कम बार के नाम पे H भी एक बार है, N भी एक बार है, तो H तो कभी सेंट्रल एटम हो नहीं सकता, तो इसका मतलब सेंट्रल एटम कौन? तो N को बीच में रखना है, बाकियों को उससे सराउंड कराना है। CO2 में सेंट्रल एटम कौन? NH3 में सेंट्रल एटम कौन? अब भी नहीं आ रहा तो बताओ।
कार्बोनेट आयन नाम सुना है? इसमें सेंट्रल एटम कौन? बोलो। अरे सबसे कम बार सी तो है, ऑक्सीजन 3 बार है, कार्बन एक ही बार है, तो सी होगा। अब इससे उसने कहा इनका लुईस स्ट्रक्चर बनाओ नंबर 2 में। ओ सेंट्रल एटम है, बीच में रखा, एच उसके साइड में रखे। अब ओ की बॉन्डिंग नेचर क्या थी? एक ही लोन बॉन्डेड पेयर होगा, एक ही बॉन्डेड पेयर होगा। ओ की बॉन्ड नेचर क्या थी? देखो जल्दी ऊपर, 2 लोन पेयर और एक 2 ही बॉन्डेड पेयर, तो 2 बॉन्डेड पेयर का कोटा तो पूरा हो गया। अब इस पे बस क्या लगा दो? 2 लोन पेयर। HNO3 अभी करता हूँ, पहले CO2 पे आ जाओ। सेंटर में कौन? तो O कहाँ होंगे? उसे सराउंड कराएंगे। अब कार्बन की नेचर क्या थी? अब 4 बॉन्डेड पेयर में क्या मेरा मन कर रहा है, जब दोनों तरफ एक से ही हैं तो 2 इधर हिस्से में दे दूँ और 2 इधर हिस्से में दे दूँ। ऑक्सीजन की क्या नेचर थी? 2 बॉन्डेड पेयर और 2, तो ऑक्सीजन के 2 बॉन्डेड पेयर हो गए क्या? इसके 2 लोन पेयर रह गए। ये लो जी, इसी के 2 बॉन्डेड पेयर तो हो गए, ये 2 क्या हो गए? लोन पेयर। और जब आपको लुईस स्ट्रक्चर बनाना होगा तो क्या करना? इन्हें रब करके आवाज आ रही है मेरी? और इसे भी रब करके कि ये तो हो गया इसका ऑक्टेट पूरा, ये हो गया इसका ऑक्टेट पूरा, और ये हो गया सी का ऑक्टेट पूरा। देखो सबके 8 हो गया या नहीं? अब बोला कोई NH3 का बना दो, तो NH3 का N बीच में, H सराउंड। H की नेचर क्या है? एक बॉन्डेड पेयर, एक बॉन्डेड पेयर, एक बॉन्डेड पेयर। तो नाइट्रोजन की नेचर क्या थी? 3 बॉन्डेड पेयर और एक लोन पेयर, तो उसके 3 बॉन्डेड पेयर का तो कोटा पूरा हो चुका। एक कौन रह गया? बोलो, आ रहा है नहीं आ रहा? अब कार्बोनेट की फोटो बनाओ। कार्बोनेट में C बीच में, 3 O साइडों में, क्योंकि C सेंट्रल है। सांस आई क्या? अब इस C को इससे भी जोड़ना है, इससे भी जोड़ना है और इससे भी जोड़ना है, पक्का, तभी तो सेंट्रल होगा। C के कितने पेयर्स हो गए? 3 बॉन्डेड पेयर हो गए क्या? लेकिन C के तो 4 बॉन्डेड पेयर होते हैं, तो इनमें से किसी एक को डबल कर दो। ऑक्सीजन की क्या नेचर थी? तो देखो 2 लोन पेयर और ये 2। ऑक्सीजन खुश। कार्बन के देखो 4 बॉन्डेड पेयर हो गए क्या? अब इस O का क्या करें? ये 2 नेगेटिव भी है, तो अब 2 नेगेटिव कैसे बांटे भाई? तू एक तू ले ले, एक तू ले ले, मन तो यही कर रहा। अब O नेगेटिव की क्या नेचर थी? 3 लोन पेयर और एक बॉन्डेड पेयर। देखो O नेगेटिव की 3 लोन पेयर और एक, तो ये तीनों कौन हो गए? और इस पे भी कौन हो गया? मैक फोटेला जी आई हुई है नहीं? समझ आ गया मैडम? कौन रह गया? HNO3। N कौन? सेंट्रल एटम। सराउंड किससे कराना है? सराउंड किससे कराना है? एक H और, तो मान लीजिए मैं गलत कर रहा हूँ जानबूझ के, मैं ये कर दूँ तो N के कितने पेयर्स हो जाएंगे बॉन्डेड? भाई जब सबको जोड़ोगे तो कम से कम N के 4 बॉन्ड, तो 4 बॉन्डेड पेयर तो हो ही गए। लेकिन N के 4 बॉन्डेड पेयर तो हो नहीं सकते थे, एक लोन पेयर और, तो इसका मतलब तो मामला गड़बड़ हो गया। और नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं खुद के, अभी तो कितने हुए? 5 हवा में ऐसे सिंगल इलेक्ट्रॉन टांग दूं और शेयरिंग भी कर लूँ तो 5 खुद के और 4 इनसे हो गए, तो 5 और 4 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। किनके? देखो इस नाइट्रोजन के। ये तो सारा मामला उलटपलट हो गया। तो फिर क्या करें? थोड़ी सी बड़ी वाली बुद्धि लगाएं, क्योंकि अभी हम 11th के इनिशियल में हैं। कोई टाइम के नाम जिक्र कर रहा है क्या? कोई टाइम का सुन नहीं पाया था मैं, कोई क्या बोला था? अभी कुछ बोला था ना किसी ने? ठीक सोचा मैडम, बिल्कुल। तो HO से जोड़ दें। और हमने जब थोड़ा और आगे की चीज़ें पढ़ चुके होते हैं तो हमें पता है कि ये जो एसिड्स होते हैं ना, इनमें H जो O से जुड़ा होता है वही H+ की तरह निकलता है, तभी वो H+ देते हैं। अब इससे N खुश हुआ क्या? हाँ मेरे 3।
ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन की बॉन्डिंग साइज सेटिस्फाई हो गई इसकी, इस नाइट्रोजन की, लेकिन ऑक्सीजन की अटक गई। बोलो जल्दी से, अटक गई या नहीं अटक गई? क्यों, क्या हो गया? ऑक्सीजन के तो 2 बॉन्डेड हो नहीं रहे, बोलो। फिर क्या करें, हम तो फंस गए। फिर क्या करें, हम तो फंस गए। तो देखो हमारे दिमाग में एक और शरारत सूझी। क्या किसी ने सुना है क्या HNO2 भी एक एसिड होता है, नाइट्रस एसिड? अभी सुनाया नहीं मैंने, अभी सुनाना आपने है। तो ये HNO2 भी होता होगा, इससे मेरे दिमाग में शरारत ही आ गई। जब HNO2 भी होता होगा ना, तो HNO2 ने तो ऐसा जुगाड़ बनाया होगा, उसके बेचारे के पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं। देखो खुश हो गया क्या नाइट्रोजन अब भी। और नाइट्रोजन के 2 बॉन्डेड पेयर और 2 लोन पेयर वाला फंडा फिट बैठ गया। तो ऐसे तो HNO2 नाइट्रस एसिड होता होगा, लेकिन HNO3 में एक और आ गया। तो अब समझ जाओ क्या हो गया होगा, क्यों मैंने आपको डॉटी बॉन्ड पढ़ाया। जुगाड़। समझ गए? तो अब इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हमारा ये फंडा फेल होता हुआ ऐसा नजर आ रहा है, क्योंकि अब ये लोन पेयर भी क्या हो गया है, बॉन्डेड जैसा हो गया ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के बाद। तो इसलिए जब अटक जाए, फंस जाए, तो बाद में फिर मैं जुगाड़ बनाता हूँ। किससे? इसलिए मैंने बोला डेटिव बॉन्ड क्या है, फंसे हुए का मुसीबत से बाहर निकलने का जुगाड़ है। ऑक्टेट पूरा हो गया क्या इस ऑक्सीजन का? बोलो भाई जल्दी, 8 तो कितने आते हैं? आपको नहीं आते तो बोल दो नहीं आ रहा, मैं ये थोड़ी कहता हूँ नहीं हाँ ही बोलना है। कोई रिवॉल्वर है क्या मेरे हाथ में जो आपको दिख रही हो? थोड़ा आप जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स दे देते हो तो बस इतना है कि आपका और मेरा टाइम बच जाता है। अब वो पॉजिटिव में हो नेगेटिव में कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा शुरू कर देता हूँ अगर नेगेटिव में आता है तो। बताइए आया है नहीं? तो ये सारे तो मैंने आपको होमवर्क दिए थे, सारा तो खुद ही करा दिया। नहीं, होमवर्क वाले तो ये रहे, इनमें HNO3 करा दिया मैंने आपको। करेंगे क्या आप? बोलो होमवर्क क्या है आज? जो भी आपके पास साइड बुक है, उस साइड बुक में कोऑर्डिनेट बॉन्ड टॉपिक के बीच में जाके टेबल्स बने होंगे। उन टेबल्स में हेडिंग होगी लिविंग स्ट्रक्चर्स ऑफ सम मॉलिक्यूल्स या ऑफ सम स्पीसीज या ऑफ सम आयंस करके। तो उसमें आपने स्ट्रक्चर के ऊपर तो अपनी कॉपी रख लेनी है, सिर्फ फॉर्मूला देख के स्ट्रक्चर बनाना, और फिर जब आपने स्ट्रक्चर को बुक के स्ट्रक्चर से एक एक हटा के मैच करते रहना। समझ गए ना क्या कह रहा हूँ? एक एक हटा के, और जिसका ना बने, जिसका ना मैच करे, वो प्रॉब्लम है। आपकी NCERT तो बुद्धू बना रही है इस केस में। NCERT से काम चलेगा नहीं, इसलिए इस काम के लिए NCERT मत करना, साइड बुक करना। ये दिया है बस में, तो ये एक, ये 2 कर लेंगे क्या? दोनों का लीव स्ट्रक्चर बनाना, कार्बन मोनोऑक्साइड का और NO2 नेगेटिव आयन का। और बट टेबल के नाम पे इस बेचारे का टेबल तो ये रहा, खत्म। उनमें भी दुनिया की सबसे आसान H2O2 होती, H2O2 तो 10th वाले भी बना देते हैं। ठीक है जी।